जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आपके जो मेंस हैं वो अब कुछ ही दिन रह गए हैं और यहाँ पर गोयला क्लासेस के द्वारा ये कोशिश की जा रही है जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दे थे साल भर में वो आपके साथ डिस्कस किए जाएं, जिससे कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। और यहाँ पर ये जो जितना भी डेटा या जितना भी टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, हो सकता है वो आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपके काम आ जाए। ओके, डायरेक्ट हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाए मीन्स में, और इनडायरेक्ट यानी कि आप जो टॉपिक आपको बताया जा रहा है उसको अपने किसी भी मेंस राइटिंग में उसको जोड़ सकते हैं, राइट। जैसे कि ये पहला आज का जो टॉपिक है जो बात करता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की, राइट, यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग्स होती हैं इस तरह से। तो ये आप जब भी सिक्योरिटी की बात है या इकोनॉमिक स्टेटस की बात है, अगर आपसे पूछा जाता है कि किस तरह से भारत को क्या क्या चैलेंजेस हैं, जो भारत की जो इकोनॉमी है वो डेवलप नहीं हो पा रही है, तो इस तरह के मुद्दे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सरकार ने क्या प्रयास किया है, तो इस तरह से आप जितने भी अधिनियम होते हैं उनको आप अपनी मेंस राइटिंग में ऐड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसको शुरू करने से पहले आप इसकी पिक्चर देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको विजय माल्या, दीपक तलवार, नीरव मोदी, मिथुल चौकसी, ये सब आपको देखेंगे, राइट। तो आप जानते ही हैं इन्होंने क्या किया है, तो मैं जानता हूं क्योंकि आपके मेंस करीब हैं तो आप इससे वाकिफ होंगे। तो फिर भी देखिए, इनमें एक समानता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ मनी लॉन्ड्रिंग में ये लोग शामिल थे। और इसीलिए हम देखेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे कि जो PMLA है, ये है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का है। ये बात आपने याद रखनी है। और इसके तहत क्या होता है कि जो स्पेशल हेयरिंग होती है, ऐसे जो मुद्दे होते हैं उसके लिए स्पेशल कोर्ट स्थापित की जाती है जब भी मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह के मुद्दे होते हैं। और ये जो स्पेशल कोर्ट जो स्थापित की जाती है वो किस एक्ट के तहत की जाती है? PMLA 2002, राइट। यहाँ पर हम देखेंगे जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है ये 2018 का है। ये बात आपने याद रखनी है। ये क्या करता है? ये पावर देता है कि गवर्नमेंट को, तो ऐसे लोग जो इतना जो पैसा होता है सरकार का उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर भारत छोड़ देते हैं, तो इस जो आपको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 दिख रहा है, इसके तहत क्या किया जा सकता है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है भारत में उसको सरकार जब्त कर सकती है और कुर्की भी कर सकती है, ठीक है। तो इसका भी डेटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा जो टॉपिक है, आपको पता ही है, जो हम बात करेंगे S-400 की, जो एंटी मिसाइल कहीं ना कहीं सिस्टम है। ये आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। इसकी जो लॉन्चिंग है वो आप किसी एक व्हीकल के द्वारा आप इसकी लॉन्चिंग कर सकते हैं, यानी कि व्हीकल की वजह से इसकी जो मोबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है, कहीं पर से भी आप इसे ले जा सकते हैं। और ये S-400 आप जानते ही हैं, ये एक एग्रीमेंट है, एक ट्रेडिंग है, एक डिफेंस ट्रेडिंग है बिटवीन रशिया एंड इंडिया। ये बात आपने याद रखनी है। तो जब भी आपको कोई ऐसा एक इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल रिलेशन के आधार पे प्रश्न मिलता है, और खासकर इंडिया और रशिया का, तो आप S-400 को शामिल जरूर कर सकते हैं। और इस स्लाइड में आप पूरे के पूरे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, द हिंदू में आया हुआ था, काफी अच्छा है डेटा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे FCRA के बारे में। देखिए FCRA क्या है, इसमें पहले तो इसका देखिए जो FCRA है उसके ये जो एक्ट है, ठीक है, इसके तहत क्या किया जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने काफ़ी जो NGOs हैं उनके जो लाइसेंस हैं वो जब्त कर लिए हैं, ठीक है। क्योंकि देखा ही जा रहा था जो NGOs को फंडिंग हो रही थी, जो फॉरेन फंडिंग हो रही थी, वो गलत तरीके से हो रही थी, और उस फंडिंग का जो इस्तेमाल हो रहा था वो जो भारत के अंदर जो भारत की अंदरूनी सुरक्षा है उसको आहत करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, राइट। इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे मिलिटेंट को फंडिंग होती है, ठीक है, वो इस NGO के माध्यम से ये पैसा आ रहा था। तो इस तरह जो FCRA जो अधिनियम है, इसके तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उसने कहीं ना कहीं काफ़ी जो NGOs हैं उनको सस्पेंड भी किया है। ये डेटा आपको मिल सकता है, ठीक है। लाइसेंस लगभग 6600 जो NGOs हैं उनके लाइसेंस जो थे वो कैंसिल किए गए हैं, और लगभग 264 यानी कि 264 जो NGOs थे वो तो बिल्कुल उनको तो बिल्कुल सस्पेंड ही कर दिया, राइट। ये आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह का आप डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी एक इंटरनल सिक्योरिटी की बात होती है, राइट। इंटरनल सिक्योरिटी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है कि कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से जो डेटा होता है वो हमने इस्तेमाल करना होता है। प्रत्यक्ष अगर कुछ मिल जाता है डायरेक्ट तो वो तो कोई भी इस्तेमाल करेगा, परंतु आपका जो असली विवेक है, जो डिस्क्रिशन है, वो होता है कैसे आप जो टॉपिक होता है उसमें जो आपका नोन डेटा होता है उसको कैसे फिट करते हैं, कहाँ पर फिट करते हैं फॉर दी गुड मार्क्स, राइट। आगे हम देखते हैं FCRA के बारे में बताया है। ये जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है, पहला ये 1976 में लागू हुआ था, ठीक है। और इसमें अभी तक FCRA जो अधिनियम है इसमें 2 बार संशोधन हो चुका है, 2010 और 2020 में, राइट। और इसका जो धारा 5 है,
ठीक है, जो धारा 5 है इस FCRA एक्ट की, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को, मैंने केंद्र सरकार बोला है, मैंने राज्य सरकार नहीं बोला है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है कि जो धारा 5 है वो केंद्र सरकार को क्या करती है, कहीं ना कहीं एक शक्ति देती है कि वो कहीं ना कहीं क्या कर सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसको क्या कर सकता है, उसका जितना भी ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ तात्पर्य है एनजीओ का, तो एनजीओ अगर किसी से फंडिंग ले रही है तो उस फंडिंग का पूरा ब्यौरा मांग सकता है और उसको कैंसिल भी कर सकता है। कौन? केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, राइट। ये बात याद रखिएगा FCRA की धारा 5 के द्वारा। और जो FCRA का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, वो गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये बात आपने याद रखनी है। और वैसे भी आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री के बाद जो ताकतवर पद होता है राजनीतिक आधार पे, वो एक गृह मंत्री का होता है, होम मिनिस्टर का होता है, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक कंपैरिजन आया था बिटवीन CNG एंड LPG, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जैसे हमारे जो व्हीकल्स हैं उनको CNG में कन्वर्ट किया जाता है और CNG के अपने फायदे होते हैं। अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ तो वहाँ पर भी आप जानते हैं CNG को ज़्यादा बेहतर माना जाता है, और अब तो अब बैटरी सिस्टम है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन है बिटवीन CNG एंड LPG। ये आपके मेंस राइटिंग में अगर बात एनवायरनमेंट की हो, वहाँ पर अगर आपको एक तुलना करनी है, ये दिखाना है कि CNG विकल्प अच्छा होता है या बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स का विकल्प अच्छा होता है, तो यहाँ पर आपको एक CNG का विकल्प के लिए आपको काफ़ी अच्छा ये डेटा मिल सकता है जो आप अपने मीन्स राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है CNG में वो मीथेन होता है, और वहीं पर जो LPG का जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो प्रोपेन और ब्यूटेन है। तो इस तरह का आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, ये क्या करता है कि लोअर क्वांटिटीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को ये एमिट करता है अगर इसका कंपैरिजन किया जाए LPG से, ठीक है। LPG ज़्यादा करता है। तो ये जितना भी डेटा इसमें है आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए एक यहाँ पर LPG के जो प्राइसेस होते हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, मतलब जैसे LPG के प्राइस बढ़ गए हैं, घट गए हैं, राइट। जैसे बहुत से लोग इसको समझते हैं कि सरकार, केंद्र सरकार इसके पीछे जिम्मेदार है, राइट। ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अरामको कट्स प्रोपेन प्राइसेस, अरामको, ठीक है। ये अरामको के बारे में याद रखिएगा, ये सऊदी अरेबिया में है अरामको। यही है पूरा नोडल एजेंसी, यानी कि सबसे ऊपर यही है जो तय करती है कि वैश्विक स्तर पे जो LPG के प्राइस होंगे वो ऊपर होंगे या नीचे होंगे। कौन? अरामको। तो इसको आप अपने मेंस राइटिंग में इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। सऊदी अरेबिया में है ये, सऊदी अरामकोस, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है, राइट। और इसके जो प्राइस होते हैं उसको हम IPP कहते हैं, इंपोर्ट पैरिटी प्राइस, राइट। और ये कौन सेट करता है? अगेन आई विल से अरामको। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे श्रीलंका के जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे, आपको पता ही है, राइट। तो हो सकता है आपसे ये मेंस में क्वेश्चन पूछेगा, राइट, तो पूछ सकता है, राइट। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर कुछ टाइज होते हैं हमारे, जब भी हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज होती है तो भारत की आपको फॉरेन पॉलिसीज पता होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारे भारत की फॉरेन पॉलिसीज है, उदाहरण जैसे एक फॉरेन पॉलिसीज है हमारी भारत की कि भारत हमेशा डिफेंसिव होता है, ठीक है। डिफेंसिव मतलब भारत पे अगर कोई आक्रमण करेगा, भारत तभी आक्रमण करेगा, राइट। और यहाँ पर से देखिए एक प्रश्न आता है, जैसे कभी पूछा जा सकता है कि क्या भारत किसी अन्य जो देश है, ठीक है, उस पर आक्रमण कर सकता है, उस पर कब्जा कर सकता है? तो इसमें आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए जब भी कोई देश संप्रभु होता है, जब भी कोई देश सोवरन होता है, तो इसका मतलब होता है वो किसी भी देश में आक्रमण कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे कि भारत किसी और देश में आक्रमण नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि भारत को किसी अन्य देश से कुछ आज्ञा लेनी पड़ती होगी, राइट। तो अगर आप संप्रभु कहते हैं, सोवरन कहते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भारत किसी अन्य देश पे आक्रमण कर सकता है, तो आप कहेंगे हाँ, ठीक है। तो भारत अगर संप्रभु है तो किसी और देश में वो आक्रमण कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। परंतु भारत की जो एक फॉरेन पॉलिसीज होती हैं वहां पर हमें ये दिखता है भारत जो प्राथमिकता देता है वो डिफेंसिव नेचर को देता है, ठीक है। इसीलिए जब से भारत को संप्रभुता मिली है, यानी कि 70 वर्षों से ज्यादा हो चुके हैं, तो भारत ने कभी भी अपना जो राजनीतिक जो सीमा है भारत की, वो हमें कभी बढ़ती हुई नहीं दिखी है, राइट। यानी कि 100वां संशोधन जो बांग्लादेश के साथ हमने इनक्लेव शेयर किए थे, वहां पर भी हमें दिखता है कि भारत ने कहीं ना कहीं अपनी एक फॉरेन पॉलिसी की वजह से कहीं ना कहीं ज्यादा इनक्लेव किसको दिए हैं? बांग्लादेश को, और कम इनक्लेव भारत ने लिए हैं, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, तो श्रीलंका में आप जानते हैं, तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं, जो यहां पर इनका जो
प्राइस इन्फ्लेशन है वो 16.8% हो गया, राइट। जैसे कि आप जानते ही हैं कि अगर जो एक इन्फ्लेशन का जो हम मानते हैं वो 4 + -2 मानते हैं, ठीक है, 4 - +2 यानी कि कम से कम 2 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6। तो ये इन्फ्लेशन रेट इसी के बीच रहता है तो बेहतर रहता है, पर इमेजिन करिए कहाँ पहुंच गया, 16.8, ठीक है। और ये फॉरेन रिजर्व स्टूड $2.31 बिलियन पे, राइट। अभी भारत का अगर मैं इससे तुलना करूं तो भारत का लगभग $600 बिलियन है। भारत का कितना है? $600 बिलियन। तो देखिए इस तरह के जब भी प्रश्न आते हैं, ठीक है, ये आपके कहाँ काम आने वाला है? ये आपका काम आएगा क्योंकि श्रीलंका भारत का एक नीबर कंट्री में आता है, ठीक है। तो नीबर कंट्री से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपसे वो भारत के उसमें पूछ सकता है कि श्रीलंका से जो गलती हुई भारत ने क्या सीखा उससे, ठीक है। तो यहां पर जितना भी आप डेटा ये देख रहे हैं, जो आपको ये दिया जा रहा है, इसमें आप तुलना कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से जो इन्फ्लेशन रेट है वो ऊपर बढ़ रहा था तब भी ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर ये भी देखा गया कि जैसे कि आप जानते हैं, जैसे हम करप्शन कहते हैं, पर एग्जैक्टली करप्शन होता क्या है? एक तो आप सिर्फ करप्शन लिख के आ सकते हैं, और जो अच्छे मार्क्स चाहता है वो क्या लिखेगा? वो करप्शन नहीं लिखेगा, वो लिखेगा कि जो एक ऑफिस होता है, एक पब्लिक ऑफिस होता है, वो ज्यादा क्या होता है, वो पर्सनल यूज के लिए नहीं होता है, वो एक सोसाइटी के यूज के लिए होता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा भारत के संविधान में कभी भी जो संवैधानिक पद होते हैं उसमें क्लॉज होता है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो नहीं होना चाहिए, वह व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए, राइट। यानी कि लाभ के पद में नहीं होना चाहिए, यानी कि वह व्यक्ति निजी स्वार्थ कभी नहीं लेगा जो एक इस पद में बैठा हुआ है, इस बड़े बड़े पदों में, ठीक है। तो उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है समाज की सेवा करने की। तो यहां पर हमें क्या दिखता था कि करप्शन दिख रहा था। अब करप्शन को मुझे उम्मीद है आप परिभाषित कर पाएंगे, राइट। तो इस तरह से आपके क्या होता है कि मीन्स राइटिंग में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, राइट। इट्स ऑल अबाउट द कॉम्पिटिशन। जिसने प्री निकाला है वो ऑलरेडी नॉलेजेबल है, ये बात आपने याद रखनी है। तो आपने अपना कुछ ऐसा लिखना है कि आप उससे बेहतर है, राइट, क्योंकि बेहतर तो सब है जिसने प्री निकाला है, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इस तरह से कंपैरिजन अपना लिख सकते हैं। जैसे $2.31 बिलियन मैंने इसका बताया, भारत का कितना है? $600 बिलियन फॉरेन रिजर्व, राइट। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम देखते हैं। अब यहां पर देखिए, आगे देखिए, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। देखिए भारत क्या करता है, भारत की एक और पॉलिसी है, वो है द नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे पिक्चर, ये है भारत की एक पॉलिसी जिसे हम कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि एक ही समय पे मानते हैं कि श्रीलंका में कोई आर्थिक संकट आ गया है और उसी समय पे इजराइल पे कोई आर्थिक संकट आ गया है। क्योंकि मैंने इजराइल को इसलिए लिया है क्योंकि दोनों ही देशों से भारत की बहुत अच्छी है। क्योंकि इजराइल ने जब अपने आप को देश घोषित किया था, आप जानते ही हैं कि इजराइल मतलब मैं ज्यूज की बात कर रहा हूं, और एक वहां पर फलस्तीन थे, फलस्तीन कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में पैलेस्टीन। तो आप जानते हैं कि ऐसे बहुत ज्यादा पैलेस्तीन हुआ करते थे एक समय, परंतु हल्के हल्के कौन हो गया? जूइस, यानी कि इजरायली बन गए, ठीक है। फिर इजरायली ने जब अपने आप को देश घोषित किया तो बहुत सारे जो देश थे, जो सुपर पावर थे, उन्होंने कभी भी इजराइल को देश नहीं माना, परंतु वहां पर भारत इजराइल के साथ खड़ा रहा और भारत ने इजराइल को देश माना, ठीक है। तो यहां से इसलिए मैंने इजराइल को लिया है। अब मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं कि एक ही समय पे श्रीलंका पे भी कोई दिक्कत आ गई, आर्थिक संकट, और वहीं पर उसी समय पर इजराइल में भी कुछ आर्थिक संकट आ गई है। तो भारत की ये जो नीति है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी कि अगर भारत के पास केवल देने के लिए $1 बिलियन है तो वहां पर भारत प्राथमिकता देगा श्रीलंका को, क्योंकि वो उसका क्या है? नेबर। तो ये भी एक भारत की पॉलिसी है, ये बात आपने याद रखनी है। तो आप जब भी आपका इंटरनेशनल रिलेशन से कोई भी प्रश्न आते हैं तो इस तरह की पॉलिसी को आप वहां पर फिट कर सकते हैं, राइट। और भारत ने इसमें मदद भी करी है श्रीलंका की, आप देख पा रहे होंगे $1 बिलियन की, $1 बिलियन की, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है, फॉर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है, राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर, आप देखिए यहां पर एक डायरेक्ट में एक पिक्चर लेके आया हूं आपको, द हिंदू की। यहां पर लिखा है ऑर्नामेंटल फिश एक्वाकल्चर टू हेल्प वुमन इन लक्षद्वीप आइलैंड। और देखिए जब भी ये महिला से संबंधित कभी भी कोई आर्टिकल आता है तो इससे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपका मेंस में क्वेश्चन बनेगा। महिला सशक्तिकरण, इस तरह के जो मुद्दे होते हैं, राइट। तो यहां पर देखिए सबसे पहले ऑर्नामेंटल फिश एक्वाकल्चर टू हेल्प वुमन इन लक्षद्वीप आइलैंड। अब ये आपने देखना है, लक्षद्वीप का दिया गया है, आइलैंड है। तो यहां पर हम देखते हैं क्या है, ठीक है। एक्वाकल्चर क्या है, ठीक है। एक्वाकल्चर जो है ब्रॉडली रिफर्स टू द कल्टीवेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन कंट्रोल्ड एक्वेटिक एनवायरनमेंट फॉर कमर्शियल रिक्रिएशनल पब्लिक पर्पस। यानी कि जब भी आप
कोई ऐसा बिजनेस करते हैं, जैसे आप इसको एक साधारण से शब्दों में अगर आपको बताऊं मैं, जैसे कि आप समुद्र से मछली पकड़ रहे हैं, वो भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। और कुछ एल्गी जो होती है ना, उसको आप ले रहे हैं, क्योंकि एल्गी से काफी दवाइयां बनती हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि एक बैलेंस मेंटेन करना होता है एक्वाकल्चर में, यानी कि आपने अगर आप कुछ जैसे मछली पकड़ रहे हैं या एल्गी को ले रहे हैं, उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो वहां पर आपने एक एनवायरमेंट के साथ भी बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। इस बात का बहुत ध्यान देना है। तो इसी को हम एक्वाकल्चर कहते हैं, और इसको आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं कॉमर्शियल से, ठीक है, यानी कि एक जीविका का काम ये करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ डेटा है आपके लिए जो आपके काम आ जाएगा, कि अगर मैं बात करूं, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ये डेटा आप अपने मीन्स में कोट कर सकते हैं, राइट। फॉर 7.56% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग अबाउट 1.24 टू द कंट्रीज जीवीए, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड वाइड अगर मैं बोलूं, जो आपका फिश प्रोड्यूसिंग होती है या प्रोडक्शन होता है, उसमें 7.56 जो है वो भारत का इसमें भाग होता है, राइट। और अगर मैं देखूं कि जीवीए में इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, वो लगभग 1.24% है, राइट। और यहां पर आप देखेंगे, और अगर मैं एग्रीकल्चर जीवीए की बात करूं तो वहां पर इसका 7.28% कंट्रीब्यूशन है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर योर मीन्स राइटिंग, क्योंकि मैंने कहा था ना कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको और कुछ इनडायरेक्ट। यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है, कैसे कि जो एक्वाकल्चर है उससे क्या फायदा हो रहा है और किसको, समाज के किस वर्ग को ज्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, यहाँ पर आप जरूर ये पॉइंट आपने जरूर लिखने हैं, राइट। आगे देखते हैं, यहां पर देखिए, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड। ये भी आपने डेटा इस्तेमाल करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए यहां से डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन रहा है कि आदर्श आचार संहिता के विकास के आलोक में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा करें, ठीक है। इस तरह से ये देखिए यूपीएससी के 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यानी कि बात की गई है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। अब ये क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हल्का सा देख लेते हैं इसका। देखिए सबसे पहले आप देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप जानते हैं ये एक संवैधानिक संस्थान है। अगर ये संवैधानिक है तो किस अनुच्छेद में आता है? ये अनुच्छेद 324 में आता है, आर्टिकल 3 to 4 में आता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है चुनाव कराने की, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, इस तरह से लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के जो ये चुनाव आयोग है 324 में, वो आपके पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव नहीं कराता है। ये बात आपने याद रखनी है, इनके चुनाव कराता है राज्य चुनाव आयोग। अब देखिए ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ये क्या होता है? ये एक तरह की गाइडलाइन होती है, ठीक है, कि चुनाव कैसे किए जाएंगे, उसके क्या नॉर्म्स होंगे, उसका क्या प्रोटोकॉल होगा, वो होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कौन लेके आता है? चुनाव आयोग। कौन सा चुनाव आयोग? जो अनुच्छेद 324 में वर्णित है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसके पास कोई भी एक कानूनी निकाय का आधार नहीं है, यानी कि देयर इज नो स्टैट्यूटरी बैकअप फॉर दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। यानी कि अगर इसके पीछे कोई कानूनी निकाय नहीं है, यानी कि कानूनी आधार इसको नहीं है, तो जैसे चुनाव आयोग ने कोई कंडक्ट दिया है, यानी कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिया है, उसको लोग नहीं भी मानते, ठीक है, सामने वाला व्यक्ति हो सकता है उसको इतना तवज्जो ना दे, प्रायोरिटी ना दे, प्राथमिकता ना दे, राइट। तो इसमें ये आप मेंस में कोट कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इनको एक कानूनी दर्जा दे सकते हैं। कानूनी दर्जा कैसे दे सकते हैं? इससे संबंधित एक विधेयक लाकर और उसको पारित कर कर एक अधिनियम बनाकर, और अगर अधिनियम कोई चीज बनती है तो कानून के दायरे में आ जाती है, और फिर क्या होता है, अगर कोई उसे नहीं मानेगा तो वो एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए समाज हमेशा, सभ्य समाज कैसे होता है, जब तक उसके मन में डर नहीं होगा तो वो सभ्य नहीं होगा। तो डर लाने के लिए ही हम क्या बनाते हैं? कानून, ठीक है, क्योंकि कानून मतलब क्या है? दंड, और दंड से समाज का हर व्यक्ति डरता है, राइट। तो इसीलिए इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या सीखे? जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो कौन लेके आता है? चुनाव आयोग। कौन सा? 324 वाला, अनुच्छेद 324, राइट। और इसको हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि इसमें इसकी कमी क्या है कि अभी भी इसको कानूनी दर्जा नहीं दिया गया है। किसको? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर शिशुपालगढ़ वॉज फर्स्ट एक्सकेवेटेड बाय बीबी लाल। अब ये देखिए कुछ खुदाई हुई है, ठीक है, और खुदाई में हमें किसके बारे में पता चलता है? शिशुपालगढ़ के बारे में। अब यहाँ पर क्या देखिए, पहले एक न्यूज देखिए, ये द हिंदू की न्यूज है, यहाँ पर आप देखेंगे ये मार्च के महीने की न्यूज है।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि लैंड माफिया डैमेज एंशियंट फोर्टिफाइड सिटी ऑफ शिशुपालगढ़, यानी कि लैंड माफियाओं ने कुछ अवशेष बचे थे, कुछ खंडर बचे थे, तो उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए इन जो ऐसे जो हमारी धरोहर होती है जो काफ़ी प्राचीन होती है, जिसको जो हमारा ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो 1861 में स्थापित हुआ था, वो इसका संरक्षण करता है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, धरोहर में क्या होता है, फिर रिसर्च होती है, रिसर्च के बाद हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलता है, ठीक है। तो लैंड माफिया का क्या करते हैं, ऐसी जगहों का इस्तेमाल कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उसको तबाह कर देते हैं, वही हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर शिशुपालगढ़ के बारे में ये बस इतना याद रखिएगा, जैसे अगर आपसे कोई भी कुछ धरोहर से संबंधित कोई मेंस राइटिंग आ जाती है इस तरह से, राइट, कभी भी, राइट, कुछ हेरिटेज से संबंधित इस तरह से कि हेरिटेज का जो संरक्षण किया जाता है वो क्यों जरूरी होता है, इस तरह से, तो वहां पर आप एक उदाहरण, इस तरह के उदाहरण को आप रख सकते हैं। मैंने क्या बोला था कि कुछ डेटा आपका अप्रत्यक्ष की तरह आपने इस्तेमाल करना है, इन इनडायरेक्ट वे, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा डेटा आप ये याद रखिएगा कि शिशुपालगढ़ जो है ये इसकी सबसे पहले खुदाई किसने करी थी, बीबी लाल। कब करी थी इन्होंने, 1948, यानी कि भारत आजाद हो चुका था परंतु गणतंत्र नहीं हुआ था, राइट। और ये कहां पर है, ये है आपके खुर्दा में, खुर्दा, ठीक है, एक जनपद है। कहां है, किस राज्य में है, उड़ीसा में, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो देखिए इस तरह से ही आपको ज्यादातर आप देख रहे होंगे आजकल गोयला क्लासेस से आपको इस तरह के काफी जो टॉपिक्स हैं वो दिए जा रहे हैं, जिससे कि आपका मेंस हो वहां पर आपको मदद मिले, राइट। क्योंकि काफी मेहनत से प्री निकालता है एस्पिरेंट, और मेंस में अगर कहीं कमी रह जाती है तो फिर बड़ा दुख होता है, राइट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2024 के लिए ये हमारे कुछ पैकेजेस हैं गोयला क्लासेस की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑप्शनल, विद ऑप्शनल, पॉलिटी ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल, ज्योग्राफी, राइट, और यहाँ पर इकोनॉमिक्स भी है। तो फिलहाल जो गोयला क्लासेस है 4 ऑप्शनल आपको अवेलेबल किए जा रहे हैं गोयला क्लासेस की तरफ से, जो मात्र आपको 24,999 का पड़ेगा। क्योंकि ऑप्शनल का मतलब होता है कि आपको उस विषय में एक डेप्थ नॉलेज चाहिए, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं ऑप्शनल को अभी यहाँ पर ऑप्शन ना लूँ, केवल एक GS का कोर्स लूँ, इसमें आपका ऑप्शन नहीं होगा। और ये इसमें हिंदी इंग्लिश का जो पेपर है वो भी शामिल है, और इसको पढ़ाया आपको बाइलिंगुअल जाएगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश। ये मात्र आपको कितने का पड़ेगा, 24,999, राइट। और आगे देखिए, अगर आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए, मतलब आपको GS भी चाहिए प्लस ऑप्शनल भी चाहिए, तो वो आपको मात्र पड़ेगा 39,999, यानी कि 40,000 से नीचे है, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे GS प्लस पॉलिटिकल साइंस, GS प्लस इकोनॉमी, GS प्लस हिस्ट्री, GS प्लस ज्योग्राफी, राइट। तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये आपको अभी 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, और इसमें आपका कंप्लीट जो एक PCS का सिलेबस है हरियाणा का, वो आपका कवर किया जाएगा, राइट। तो ये कुछ हमारे आप अचीवमेंट देख सकते हैं। ये आज IPS है दोनों, मयंक मुदगिल जी और आकृति सेठी। ये कुछ अन्य है, राइट। और यहाँ पर हम टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हैं हमारा, राइट। इसमें आप अपने इसको लॉगिन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, राइट। तो यहीं से मैं ये जो हमारा एक प्रयास है कि आपका जो मेंस है उसमें कोई भी टॉपिक ना छूटे, और हो सकता है कोई टॉपिक आपसे छूट गया है जो एक गोयला क्लासेस के माध्यम से आपको एक नया टॉपिक मिल रहा है, जुड़ा हुआ टॉपिक मिल रहा है, तो आप उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो यहीं से मैं ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।